जिया का मूड ठीक करने के लिए उदित ने गाड़ी की चाबी उसके हाथ में थमा दी और उसने सोचा कि इस वक्त रात हो चुकी है तो ट्रैफिक भी ज्यादा नहीं होगा। जिया भी आज पूरे दिन से बेहतर महसूस कर रही थी तो उसने भी कार चलाने से मना नहीं किया। पापा, मैं गाने चला रही हूँ, थोड़े लाउड, प्लीज बेयर विद मी। हाँ बेटा, तुम अकेले ड्राइव करो, अच्छा लगेगा तुम्हें। मैं और मामा पीछे बैठते हैं, ओके? उदित जिया को अकेला वक्त देने के लिए खुद पीछे बैठ गया और शालिनी को भी बुला लिया। जिया ने बॉलीवुड के 7 सॉन्ग्स प्ले कर रखे थे और जो कुछ भी कमरा नंबर 117 में हुआ, जिया उसी बारे में सोच रही थी। जिया कार चलाते चलाते वर्ली सी लिंक तक पहुंच गई थी, जो मुंबई का एक 4 लेन रोड है। वहां गाड़ी चलाने की मिनिमम स्पीड 80 किलोमीटर पर आवर है। जिया ने खाली रोड देखकर कार चलाना शुरू किया और गाने सुनते सुनते 100 की स्पीड से गाड़ी चलाने लगी। गानों की तेज आवाज के बीच उदित जिया को समझाने की कोशिश कर रहा था। बेटा, थोड़ा ध्यान से। उदित की यह आवाज दबी दबी आ रही थी क्योंकि कार में गाने इतनी तेज चल रहे थे। उस गाड़ी में ड्राइविंग सीट पर बैठे हुए जिया को सड़क की पहली लेन में एक कबूतर मरा हुआ दिखाई दिया और जिया की नजर जैसे ही उस जानवर पर पड़ी, उसने जोर से गाड़ी की ब्रेक लगा दी, जिससे उस 5 लेन रोड पर उदित की कार स्किड कर गई और सीधा डिवाइडर में जा लगी। जैसे ही वो गाड़ी जाकर डिवाइडर से टकराई, पीछे से एक कार वाले ने तेजी से आते हुए अपनी गाड़ी जिया की गाड़ी में ठोक दी और उदित की गाड़ी उसी सी लिंक पर 5 बार पलट गई। ये सब इतना अचानक से हुआ कि उदित और शालिनी को पीछे बैठे हुए कुछ समझ में नहीं आया और इतने बड़े कार एक्सीडेंट की वजह से दोनों ने अपने होश खो दिए। वहीं जिया के लिए एयर बैग खुल गया था, लेकिन साइड वाले कांच से उसका मुंह भी बाहर निकला हुआ था और उसकी आंखें बंद थीं। तभी वर्ली नाके से एक पुलिस की टीम भागकर सीलिंग पर पहुंची क्योंकि उस रोड पर इतने सारे कैमरास लगे हुए थे। साथ में एक एम्बुलेंस भी वहां आ गई। इंस्पेक्टर रावत कहते, पहले इन्हें गाड़ी के अंदर से निकालना होगा। सब गाड़ी का दरवाजा खोल के तीनों को निकालने की कोशिश करो, फास्ट फास्ट फास्ट। और पूरी पुलिस की टीम उस कार में तीनों बॉडीज को निकालने की कोशिश करने लगी, लेकिन उसमें 15 मिनट चले गए। जैसे ही तीनों बाहर निकाले गए, इंस्पेक्टर रावत ने तीनों की सांसें चेक की, लेकिन सिर्फ जिया ही थी जिसका दिल धड़क रहा था। लेकिन जिया की हालत से ऐसा लग रहा था कि अगर उसे अभी ट्रीटमेंट नहीं मिला तो वो भी उदित और शालिनी की तरह ही मर जाएगी। सुनो, इस छोटी लड़की को पहले एम्बुलेंस में डालो, बाकी 2 बॉडीज के लिए गाड़ी का इंतजाम करो, जल्दी जल्दी हॉस्पिटल पहुंचाओ इनको। ये बोलकर इंस्पेक्टर रावत पीछे वाली गाड़ी के ड्राइवर से मिलने गया, जिसे सिर्फ शरीर पर मामूली सी खरोंच आई थी। इंस्पेक्टर रावत ने पूछा, और इस शाणे को थाने पहुंचाओ, वहीं पूछताछ करेंगे इससे। इधर जिया एक तरफ एम्बुलेंस में जा रही थी जिसके मुंह पर ऑक्सीजन लगा हुआ था, और दूसरी तरफ उदित और शालिनी जो एक दूसरे से बेहद प्यार करते थे। उनकी डेड बॉडीज खून से भरी हुई थी और एक गाड़ी में दोनों एक दूसरे के ऊपर पड़े हुए थे। उन दोनों की बॉडीज को और जिया को साथ में हॉस्पिटल पहुंचाया गया। डॉक्टर अंशुमन ने कहा, सुनो, दोनों बॉडीज को जल्दी से पोस्टमार्टम के लिए भेज दो और इस लड़की को इमरजेंसी वार्ड से वेंटिलेटर पर शिफ्ट करो, क्विक। और उस रूम में डॉक्टर्स की पूरी टीम मौजूद होनी चाहिए। डॉक्टर्स के ऑपरेट करने के बाद जैसे ही जिया की ब्लीडिंग कम हुई और उसकी सांसें थोड़ी नॉर्मल हुई, उसे वापस आईसीयू के बेड पर ले आया गया, जहां 4 डॉक्टर्स की टीम आपस में बात कर रही थी। पेशेंट पहले से काफी स्टेबल दिख रहा है, लेकिन साथ में जो दोनों लोग थे वो तो ऑन द स्पॉट डेड हो गए। हाँ, लेकिन पेशेंट को अभी भी घर पर देखरेख की जरूरत है। इन्हें किसके साथ में भेजें? आई थिंक हमारी दवाएं काम कर गई। अभी अभी हैंड मूवमेंट भी हुआ है पेशेंट में। जल्दी से प्रेस वालों को बुलाओ और कल सुबह हर जगह ये न्यूज होनी चाहिए कि सी लिंक पर हुए एक हादसे में हमारे हॉस्पिटल ने एक लड़की की जान को बचाया है। पर आई एम नॉट श्योर कि इस पेशेंट को कुछ याद भी होगा या नहीं। अगर याद नहीं रहा तो शायद बेहतर होगा, क्योंकि इसका तो अब इस दुनिया में कोई नहीं है। होश आने दीजिए। पेशेंट फिर जिसका भी नाम सबसे पहले लेगा या जैसे रिएक्ट करेगा, हमें पता चल जाएगा। आई थिंक इस लड़की में काफी हिम्मत है जो ये बच गई और बाकी दोनों नहीं बचे। और इस तरह से फाइनली जिया ने अपनी आंखें खोल दी। असल में
बात ये थी कि जिया बचपन से ही क्लिनिकल डिप्रेशन से जूझ रही थी। उसका कोई दोस्त या साथी नहीं था और उदित और शालिनी भी दोनों जॉब पर रहते थे और इस तरह से 10 साल की जिया पर किसी ने ध्यान नहीं दिया था। और जब वो 21 साल की हो गई तो उदित को इस बात का पता चला। सुनो शालिनी, प्लीज तुम अपनी जॉब छोड़ दो। हमारी जिया के लिए ये जरूरी है। वो 10 साल से कांस्टेंट डिप्रेशन में है और तभी उसका फोकस बिल्कुल जीरो है और ना ही उसका कोई दोस्त है। शालिनी भी उदित की इस बात से सहमत थी और उसने इतने सालों के रियलाइजेशन के बाद फाइनली अपनी नौकरी छोड़ दी थी। और उदित ने भी घर पर रहकर जिया पर ध्यान देना शुरू किया। उसे MBA करवाकर उदित ने उसे इस लायक बना दिया था कि वो बाहर जाकर लोगों से बात कर पाए और एक अच्छी नौकरी कर सके। लेकिन 10 साल से चल रहा वो डिप्रेशन जिया के दिमाग में इस तरह से बैठ गया था कि वो बचपन से ही खुद के दिमाग में अलग अलग सिनेरियोस क्रिएट किया करती थी। और ये दिक्कत इतनी बड़ी हो गई कि इस वक्त पिछले 15 घंटे से हॉस्पिटल के बेड पर लेटे हुए वो ठीक वही कर रही थी। बेड पर लेटे लेटे जिया उन सभी किस्सों को और उन पलों को याद कर रही थी जो उसने अपनी मम्मी पापा के साथ पिछले कुछ साल या महीनों में बिताए थे। और उन सभी पलों को याद करके उसे इतना अच्छा महसूस हुआ था कि उदित और शालिनी भी जैसे उसकी दुनिया में पूरी तरह से वापस आ गए थे। वो दोनों जानते थे कि असल जिंदगी में अब वो जिया के साथ नहीं है, तो वो ईशान और जिया को एक साथ करके खुद उससे विदा लेना चाहते थे। उदित और शालिनी जिया को एक अच्छा बचपन तो नहीं दे पाए, लेकिन वो चाहते थे कि इस उम्र में जिया को किसी भी चीज की कमी या दिक्कत ना हो। भले ही वो रहे या ना रहे, लेकिन जिया का जीवन साथी हमेशा उसके साथ रही। इतने में लैब से रिपोर्ट्स आ गईं, जिसे डॉक्टर अंशुमन ने लिया और पढ़ने लगे। क्लिनिकल डिप्रेशन, नार्कोलेप्सी, ये वजह थी कि इस पेशेंट को बीच बीच में सीजर्स हो रहे थे। क्या मतलब डॉक्टर? मतलब ये कि इस लड़की की एक लंबी हिस्ट्री है डिप्रेशन की और उसी वजह से एक्सीडेंट के बाद ये नार्कोलेप्टिक स्टेज में चली गई। यहाँ शायद इसकी जिंदगी एक लूप में अटक गई और लूप में अटकने की वजह से वो सभी पल बार बार याद कर रही थी जिन्होंने इसे खुशी दी है। ये सुनकर वहाँ सिरिंज रेडी कर रहा डॉक्टर गुप्ता भी बीच में आ गया। और ऐसे केसेस में लूसिड ड्रीमिंग भी काफी कॉमन होती है। आप अपने सपनों पे कंट्रोल पा लेते हैं और ये सीधा सीधा लॉन्ग लास्टिंग डिप्रेशन की वजह से ही होता है। डेंजरस है, पर अपने को क्या, अब तो लड़की खतरे से बाहर है तो हम इसे डिस्चार्ज करके पूरा क्रेडिट ले सकते हैं। क्यों डॉक्टर अंशुमन? डॉक्टर अंशुमन अब भी चुपचाप वहाँ खड़ा था और उस लड़की की आंखों को खोल कर देख रहा था। जैसे ही उसने उस लड़की की एक आंख को खोल कर देखा, जिया ने वहां लेटे लेटे अपनी दूसरी आंख भी खोल दी और ये देखकर अंशुमन एकदम से पीछे हो गया। यस टोटली। आई थिंक अगले 24 घंटे में इन्हें डिस्चार्ज मिल जाना चाहिए, फिर ये पेशेंट अपनी रिस्पॉन्सिबिलिटी नहीं रहेगी। तो बाहर जो लड़का खड़ा है उसे इसकी हालत के बारे में ठीक से बता देते हैं। वो डॉक्टर बाहर फिर से उस लड़के को ढूंढने गया, लेकिन वो अब बाहर नहीं बैठा था। उदित और शालिनी की पोस्टमार्टम रिपोर्ट्स को संभालकर हॉस्पिटल में रख लिया गया था, ताकि अगर कल को जिया वो रिपोर्ट्स मांगने आए तो वो रिकॉर्ड से निकालकर उसे दे सकें। अगले 24 घंटे जिया को डॉक्टर्स ने अलग अलग दवाइयां दी, जिससे वो काफी कमजोर महसूस कर रही थी। जब वो होश में आकर पिछले 15 घंटों में जो कुछ भी हुआ उसके बारे में सोच रही थी तो उसे कुछ समझ में नहीं आ रहा था। जिया मन ही मन सोचती है, सब 15 घंटों में जी लिया। क्या था वो सब? हर बार नया सपना, नया दिन। काश बचपन भी इतना अच्छा होता। जिया को हॉस्पिटल ने हल्का खाना खाने को दिया और अगले 24 घंटों में एक दवाइयों की प्रिस्क्रिप्शन के साथ उसे डिस्चार्ज स्लिप हाथ में थमा दी थी। बेड से उठकर जैसे ही उसके कदम नीचे जमीन पर पड़ी, उसे फाइनली लगा कि वो अपनी लाइफ के लूप से बाहर आ गई है। मम्मी पापा भी नहीं है साथ देने को, अब कैसे होगा? उनकी वो चीख जब गाड़ी पलट रही थी, वो
कैसे मेरा नाम चिल्ला रहे थे। मेरी वजह से पूरा मेहता परिवार खत्म हो गया। जिया जानती थी कि उदित और शालिनी इस दुनिया में नहीं रहे। अब मुझे सब अकेले ही करना होगा, ठीक जैसे 21 साल तक किया जब मम्मी पापा भी नहीं थे। लेकिन अभी तो मैंने जिंदगी में थोड़ा बाहर आना जाना, दोस्त बनाना, उठना बैठना सीखा था। और अभी एक झटके में भगवान ने मुझसे मेरा सब कुछ छीन लिया। ये सोचकर जिया खुद ही हॉस्पिटल से चलकर बाहर आ गई और एक कैब लेकर अपने अंधेरी के स्काई स्टार्स अपार्टमेंट के 7th फ्लोर पर मौजूद अपने फ्लैट पर पहुंच गई। गार्ड से उसने दरवाजा खोलने को बोला और अंदर कदम रखा तो उसकी आंखों से पानी बह रहा था। पतले पतले आंसू उस फ्लैट नंबर 701 की दहलीज से गिरकर अंदर तक उसके साथ चले जा रहे थे। घर का हर एक कोना पिछले कुछ महीनों की याद दिला रहा था, जहां उदित और शालिनी ने जिया को बेहतर बनाने के लिए कितने सारे सैक्रिफाइसेस किए थे। लेकिन जिया का बचपन का डर इतनी आसानी से जाने वाला नहीं था। वो तुरंत लिविंग रूम से भागकर अपने कमरे में आ गई और टेडी बेयर को गले से लगा लिया। वही टेडी बेयर जिसके साथ जिया पिछले 15 सालों से उठ रही है और बातें कर रही है। मेरे गन्नू महाराज। तभी जिया बेड से उतरकर अपनी अलमीरा खोलने भागी और वहां पड़ी छोटी सी मूर्ति को अपने हाथों में उठा लिया। गणेश जी, अब अकेली हूं। अब सिर्फ आप साथ हो, सिर्फ आप। मेरा ध्यान रखना। पता नहीं अब कौन रोज आके उठाएगा, अलार्म बंद करेगा, डर लगेगा तो मुझे संभालेगा, नाश्ता देगा, शॉपिंग करवाने लेकर जाएगा, रात को मूवी दिखाएगा। कुछ नहीं पता, लेकिन जब तक आप साथ हो शायद सब हो जाएगा। मुझे लगता है बचपन से ही मेरी किस्मत में अकेले रहना ही लिखा है और इसे कोई नहीं बदल सकता, कोई भी नहीं। मैं हमेशा मम्मी पापा को मिस करूंगी, लेकिन कुछ बड़ा करके दिखाऊंगी गन्नू महाराज। मैं कुछ बड़ा करके दिखाऊंगी। और ये कहकर जिया ने गन्नू महाराज को गले से लगा लिया और नंगे पैर ही उदित और शालिनी के कमरे में आ गई, जहां उसका सारा सामान पड़ा था। घर में आए 5 मिनट भी नहीं हुए थे कि जिया को बहुत अकेला महसूस हो रहा था। लेकिन तभी उसके घर की डोरबेल बजी और जिया एकदम से हैरान हो गई। इस वक्त कौन होगा गेट पर? आखिर अभी गार्ड दरवाजा खोलकर गया है। जिया इस बात को सोचते हुए और घबराते हुए दरवाजा खोलने गई और जैसे ही उसने दरवाजा खोला, उसके सामने ईशान अवस्थी रोते हुए अपनी टी-शर्ट और पजामे में खड़ा था। जिया को सामने देखते ही उसने उसे गले से लगा लिया। कब से हॉस्पिटल में वेट कर रहा था जिया? 5 मिनट गायब क्या हुआ? तुम तो घर ही आ गई। हाँ, और ये कहकर ईशान जिया के गले लग गया। आखिर क्या था इस कहानी का अंत?